हम्म। तो ये वाला जो चैप्टर है, मतलब अपना जो अगला पोर्शन है सोशल साइंस में, वो देखते हैं। हम्म, समकालीन भारत में अपन लगभग सब कुछ देख चुके हैं। विनिर्माण उद्योग बाकी है, केवल एक विनिर्माण उद्योग लास्ट वाला। खनिज और ऊर्जा संसाधन देख चुके हैं, लास्ट 6 चैप्टर बाकी है। और उसके बाद शायद ये भी विनिर्माण उद्योग और साथ ही साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भी बाकी है। 2 नंबर के दो आना है, तो पहले में ये वाली चीज उठा रहा हूँ। 2 नंबर के दो क्वेश्चन और ये अपन ने करा नहीं। चलो लाइन से देखते हैं। पहले ये वाला चैप्टर देख लेते हैं, क्योंकि कब मूड पलट जाए कोई भरोसा नहीं है, आपकी क्लास कब बंद हो जाए, है ना। इसलिए पहले जो इम्पोर्टेंट है पहले पहले वो करो। चैप्टर नंबर खोलता हूँ मैं। वो एक गाना आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, वो आता है ना, भला किसी का करना सबको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं, हाँ भैया, मैंने सुना है। फूल नहीं बो सकते तो कांटे बनकर मत रहना, ऐसा कोई सॉन्ग है। बहुत पहले का याद है जो बजता था। तो कुछ लोग मालूम सच में ऐसे होते हैं, जो किसी का भला तो नहीं करना कर सकते लेकिन बुरा जरूर करना चाहते हैं। तो वो कॉमन सी बात है, हर जगह होते हैं। अभी शायद मैं, मेरी लाइफ में अभी वो वाला फेज चल रहा है जहाँ पर ऐसे लोगों से सामना करना पड़ रहा है, जो खुद का भला तो नहीं चाहते, साथ ही साथ दूसरे का भला होता है वो नहीं देखना चाहते। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों ने बोला कि भैया अच्छा नहीं पढ़ाते, या फिर तो मैंने कब बोला है आपसे मुझसे पढ़ो? मैंने तो बोला ही नहीं है आप मुझसे पढ़ो। लेकिन हाँ, उन सब चीज़ से मोटिवेशन जरूर डाउन होता है। मैं कोई वो नहीं करता, अपने लिए नहीं करता कुछ चीज़ें ज़्यादातर। मैं नॉर्मली केवल मेरा मोटिव यही होता है, और अभी तक वही मोटिव रहा है कि मैं जितना मेरे पास नॉलेज है उतना दे सकूं। बहुत कम है मुझे मालूम है, इतना नहीं है कुछ, थोड़ा बहुत जितना भी है उतना दे सकूं। यार ये अलग कर चुके हैं, शायद नहीं करा। अम्म, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चे ऐसी बात बोलते हैं ना, तो मुझे मालूम है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक दो बच्चों की अगर ऐसा बोलते हैं तो, अगर ऐसा होता तो शायद मेरे ख्याल से 6-7 बच्चे भी अगर जुड़ रहे हैं तो वो क्यों जुड़ते? अगर उनको सच में ऑनलाइन क्यों डाटा वेस्ट करते, या फिर क्यों वो जुड़े रहते, और क्यों उनको इतने बेनिफिट हो रहे होते? कई बच्चे हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने नहीं मानी, नई बातें सुनी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है इन सब चीज़ों से, जब ऐसी बातें होती हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा क्लास नहीं लगा लोगे तो, या फिर क्या ही फायदा हो जाएगा हमारा 1 महीने नहीं पढ़ा लोगे तो। वो सब चीजें कहीं ना कहीं अंदर से भेदती तो हैं, है ना। लेकिन हाँ, मैंने बताया ना, एक हर मेरे ख्याल से सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता होगा जहाँ पर ऐसी बात होती होंगी। खैर, मुझे क्या करना है उससे, मेरा काम है मेरे पास जितना नॉलेज है उतना मैं आप लोगों को दे सकूं, वही कोशिश कर रहा हूँ देने की, है ना। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, 7 चैप्टर है। इस चैप्टर में जो है वो पूरी की पूरी, आपको देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है छोटा सा, लेकिन इस छोटा सा डायग्राम पूरा के पूरा चैप्टर समझाने में जो है वो सक्षम है। यहाँ पर देखो, भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में 3 चीजों के डायग्राम बने हुए हैं। ट्रेन, प्लेन, और एक जो हमारा टावर होता है ना, उसका डायग्राम बना हुआ है। ये अकेला छोटा सा डायग्राम जो है वो सफिशियंट है चैप्टर के बारे में पूरी चीजें बताने में, है ना। तो आज बीच बीच में बातें आती रहेंगी उटपटांग, हो सकता है आपको वो बुरा लगे, लेकिन वो आपके लिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन किया है। वो उनके लिए है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और जिनको कहीं हद तक ये गुरूर है कि उन वो खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं और उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए हैं। जब वो ऐसा सोचते हैं तो ये बातें उनके लिए होंगी जो बीच बीच में होती रहेंगी, है ना। क्योंकि मेरे पास और कोई वो नहीं है,
जरिया अपनी भड़ास निकालने का। अ, तो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है वो कई हद तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में, जाहिर सी बात है, किसी डेवलप्ड नेशन का जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, अमेरिका देखो, कनाडा देखो, ब्रिटेन देखो, किसी का भी देखो, सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी ना ट्रांसपोर्ट की, वो रोड से हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन बैकबोन जो है वो ट्रेन नेटवर्क को ही समझा जाता है। ट्रेन नेटवर्क किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वाकई में रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि चीप पड़ता है, पहली बात तो फास्ट है और सेफ है। एयरक्राफ्ट बहुत कॉस्टली पड़ता है, फास्ट है लेकिन वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, सेफ भी है और टाइम भी कम लगता है, लेकिन कॉस्टली ज़्यादा है। ट्रेन, अगर हम यातायात मतलब सड़क का मामला लें तो सड़क जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, सेफ है, स्लो है थोड़ा सा, और सस्ता भी है, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है। रेलवे बीच का नेटवर्क है, टाइम भी कम मीडियम लगता है, सड़क नेटवर्क से कम लगेगा, हवाई से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, सेफ भी है, चीप भी है, बहुत सस्ता पड़ता है। इसीलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, रीढ़ की हड्डी है रेल नेटवर्क। तो इस चैप्टर में 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, देखेंगे, पहले एक बार थॉरोली देख लेते हैं चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अपन जो है वो पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसका जैसा अपन चलता है ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे वेबसाइट्स पर, और उन वेबसाइट्स के आंसर अगर अपन को जो चैप्टर में अगर मिल जाते हैं तो फिर वो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले परिवहन के साधन 3 प्रकार के बोले हुए हैं। एक ऑब्जेक्टिव आता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है, भारत में प्रमुख परिवहन का साधन कौन सा है। तो उसमें सड़क परिवहन भी, कई कई दावा करते हैं कि सड़क परिवहन है, कई करते हैं कि रेल परिवहन है। तो ये परेशानी वाला ऑब्जेक्टिव रहता है, अपन देखेंगे, हो सकता है बीच में अपन को चैप्टर में क्या मदद मिलती है इस ऑब्जेक्टिव को लेकर। परिवहन के साधन 3 है, स्थल, जल और वायु। स्थल से भी परिवहन होता है। परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो वो स्थल से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है और वायु से भी हो सकता है। स्थल पर सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। अच्छा, जरूरी नहीं है लोगों का ही जाना, चीजें भी इधर से उधर जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर पाइपलाइन है तो पाइपलाइन से लोग थोड़ी ना जाएंगे। परिवहन के साधन में जो है वो सभी आ जाता है, इंसान तो है ही, गाड़ी वाहन तो है ही, साथ ही साथ जो है वो गैस और पानी और तेल वगैरह भी, वो भी परिवहन के साधन हो, क्योंकि चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन है। तो भाई वो क्यों ना तेल ही क्यों ना हो, पानी ही क्यों ना हो, है ना। तो स्थल के लिए जो है सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन मोस्टली, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में इंसानों को ही लेकर वो बोला जाता है। जल के क्या है, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। और वायु के बारे में क्या है, घरेलू विमान विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अभी जल का एक मामला बहुत सामने आया है, शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों ने उस चीज को देखा होगा। अम, अ, वो था गंगा नदी पर जो है वो एक क्रूज चलने वाला है, और वो क्रूज की टिकट प्राइस बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है। अभी पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ऐसा लग्जरी क्रूज चलने वाला है। मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स के अंतर्गत है। यकीनन आप कोई सा कंपटीशन एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो है पूछ लिया जाएगा कि इसके बारे में किसने बनाया, या फिर इसकी कॉस्ट कितनी, कहाँ से कहाँ चलता है, कौन सी नदियों को जोड़ता है, कितनी नदियों से। तो इससे जो है वो आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बड़ा सा है, बहुत जल्दी जो है शायद पीएम इसका उद्घाटन करने वाले हैं या कर चुके हैं। थोड़ा सा कट गया हूँ अभी करंट अफेयर्स से, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम सुबह बहुत कम निकाल पाता हूँ, कि फौरी नज़र मान पाता हूँ कि भाई यही चल रहा है देश में। 16 जनवरी को गंगा नदी में वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुआ। तो डिब्रूगढ़, आई गेस डिब्रूगढ़ मिजोरम या मेघालय, डिब्रूगढ़ जानते हैं कोई? अब देखो यही नहीं पता हमें, हमें मतलब मुझे भी नहीं पता भाई, मेरे को सेवन सिस्टर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। मेरे टीचर ने कभी सेवन सिस्टर, मेरे को सेवन सिस्टर्स इसमें आके पता चला भाई कि डिब्रूगढ़ भी कोई चीज़ होती है। तो डिब्रूगढ़ जो है असम में है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते जो है एक क्रूज जाता होगा। मैं अपना वीडियो बंद ही कर लेता हूँ। डिब्रूगढ़ तक जाती है, तो वाराणसी से चलता है और डिब्रूगढ़ तक। इसकी कीमत जरूर देखने लायक है, इसकी कीमत जो है बोला जा रहा है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होने वाली है। मेरे को आंकड़ा इसमें न्यूज़ में एग्जैक्टली मिल जाए तो बहुत अच्छा है। न्यूज़पेपर में छपा है कि करीबन 40 से 50 लाख रुपए का कॉस्ट होने वाला है।
और अब ऐसा क्या होगा इतने, हालांकि जो है ये लंबा चलने वाला है। मार्च 2024 तक फुल भी हो चुका है? भाई साहब, इतने अमीर लोग हैं भारत में। 51 डे की ट्रिप है। 51 डे की ट्रिप है और ये मार्च 2024 तक ऑलरेडी फुली बुकड हो चुका है। 51 दिन है होगा, वाराणसी से निकलेगा। चांगीपुर, पटना, बाटेश्वर, कोलकाता, ढाका तो बांग्लादेश में, जाहिर सी बात है। चिलमरी, गुवाहाटी, और फिर मजुली आइलैंड से होता हुआ डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। अ, भाई साहब, कीमत भी बता देते यार। 40 सीटर है, मान रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। कीमत नहीं लिखी हुई है, क्यों उल्लू बना रहे हैं ये लोग। हर चीज एक ही जगह एक ही उसमें मिल जाए तो कितना आसान हो। 20 लाख पर पेरेंट्स पैसेंजर है, तो यहाँ पर 20 लाख रुपए लग रहे हैं। इतनी ज्यादा कॉस्ट है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो है वो लग्जेरियस क्रूज जैसा है, लगातार उसी पे खाना रहेगा, उसी पे सोना वगैरह सब रहेगा। तो जल परिवहन इतना ज्यादा आगे बढ़ सकता है, और 2024 तक फुल भी हो चुकी है बुकिंग। ये अजीब है। तो हमारे यहाँ जो है वो जाहिर सी बात है, ये तीन साधन है जिससे जो है वो स्थल परिवहन में स्थल परिवहन में रेल परिवहन और सड़क परिवहन, ये दो आते हैं। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता किन कारणों से है? तो शायद आप खुद ही समझ सकते हो कि सड़क बनाना सस्ता पड़ता है, रेलवे ट्रैक बनाने में बड़े नाटक होते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी है यहाँ पर, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर का है। 56 लाख किलोमीटर एक आंकड़ा हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग में सड़कें बनाई जा सकती हैं, जैसे पहाड़ी इलाके। और उबड़ खाबड़ इलाके मतलब कि ट्रेन सीधा ना होना, ऊपर नीचे होना, अधिक ढाल प्रवणता तथा सबसे बड़ी बात, घर घर तक पहुंच सकते हैं, ट्रेन घर तक नहीं आएगी आपको छोड़ने के लिए। सबसे बड़ा फायदा जो है यही है सड़क परिवहन का, कि ट्रेन जो है उसकी पहुंच घर घर तक होती है, जो सॉरी घर तक नहीं होती है ट्रेन की, सड़क की होती है ना। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 6 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं भारत में। पहला, अ, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का मानचित्र देखें, इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। उसके बाद यहाँ पर है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जिसको बोलते हैं। ये बड़ा, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। तो यहाँ पर ये 6 लेन मतलब कि जैसे अगर आप हाईवे पे चलते हो तो नॉर्मली लेन उसको बोला जाता है, एक लेन जाने की और एक लेन आने की। अगर आप लोग भोपाल में नॉर्मली जैसे वीआईपी सड़क पर जाते हो तो वो 2 लेन है, 1 लेन, एक लेन जाने के लिए, एक लेन आने के लिए। तो इस प्रकार की 6 लेन जो है वो होती हैं। 6 गाड़ियां जा सकती हैं, 6 गाड़ियां एक साथ जो है 12 गाड़ियां जो है वो खड़ी हो सकती हैं वहां पर। तो यहाँ पर आपको जो मैप में ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत है। हमारे देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पर सरकार काम कर रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक चतुर्भुज जैसा बन रहा है। अगर क्लियरली बोले तो वो वैसा नहीं बन रहा, ऐसा ऐसा बन रहा है, जैसा अपने काजू कतली का शेप होता है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज इसको बोल रहे हैं। एक चतुर्भुज जैसा बन रहा है। तो मकसद क्या है? मकसद है देश के महानगरों को आपस में जोड़ना। मकसद है देश के महानगरों को आपस में जोड़ने का। तो यहाँ पर जो है प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर ऊपर जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी नीचे तमिलनाडु में है। द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात को, पोरबंदर से शायद आप परिचित होंगे। गुजरात में पोरबंदर क्यों फेमस है, किसी को मालूम है? पोरबंदर, गांधी वाली। बिल्कुल, बहुत सही। गांधी जी के जन्म स्थली है, गांधी जी का जन्म जो है वो पोरबंदर गुजरात में ही हुआ था। सिलचर असम में है, तो इसको जोड़ता है एक राजमार्ग, ये 6 लेन वाली महाराज सड़क है। एक ये हो गया। फिर उसके बाद जो है
कौन बनाता है इन सड़कों को? एनएचएआई बनाता है। एनएचएआई एक संगठन है भारत सरकार का। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, पता होना चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये सारी सड़कें एनएचएआई बनाता है। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआई। इंग्लिश में बोले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। अच्छा, एक्चुअली है क्या, ये छह प्रकार की सड़कें हमारे यहाँ मैप में दिखाई देंगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अलग अलग कलर दिख रहे हैं, देखो। चार तो दिखाई हैं इन्होंने, दो नहीं दिखाई हैं, वो दो के बारे में चर्चा करेंगे अभी, कौन कौन सी है। स्वर्णिम चतुर्भुज अभी दिखाया आपको। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, तो ये सीधी लाइन गई हुई है यहाँ से श्रीनगर से। ये सीधी लाइन जुड़ी गई है, तो उत्तर से दक्षिण को, उरी सेक्टर से, उरी नाम सुना होगा आपने, मूवी भी आई थी। यहाँ से सीधा सीधा जोड़ रहा है ये हमारे दक्षिण को, उत्तर से दक्षिण को जोड़ रहा है ये वाला गलियारा। तो ये दिखाया हुआ है ना, दक्षिण कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी पर ही जो है वो विवेकानंद स्टैचू भी है, बड़ा फेमस जगह है। अ, कभी मौका मिले तो बिल्कुल जाना चाहिए आपको। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये राजमार्गों की संख्या लिखी हुई है। अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ चीजें जैसे मान लो, पहला, इंटरेस्ट जगाने के लिए बता रहा हूँ, दिल्ली में से राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है विभिन्न प्रदेशों को दिल्ली से जोड़ते हैं, दिल्ली हमारे देश की राजधानी से जोड़ते हैं, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। अच्छा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे एरिया से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है। अंतिम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में, है ना। और हमारे यहाँ से कौन सा गुजर रहा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यदि आप यहाँ से देखोगे, जो एक मेन गलियारा है जो उत्तर से दक्षिण से जोड़ रहा है, वो झांसी से होता हुआ यहाँ 26 नंबर जो है वो गुजर रहा है, भोपाल के बगल से गुजर रहा है। भोपाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। भोपाल से तो क्या कोई कोई राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल से भी गुजर रहा है? तो जी हाँ, ये 86 हाईवे जो है यहाँ से भोपाल से गुजर रहा है। इसके साथ जो 12 हाईवे है वो भी बायोरा ब्यावरा होगा शायद, ये भोपाल से गुजर रहा है, 12 नंबर। तो ये दो हाईवे जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। उसके बाद बाकी तीसरा हाईवे भी, ये 3 नंबर हाईवे भी जो है वो भोपाल के साइड से होकर गया हुआ है। प्रॉपरली भोपाल में देखे तो दो हाईवे दिखाई दे रहे हैं, 86 और 12, भोपाल के सेंटर से। अच्छा, निकलते दोनों बीच में से, अगर रियल लाइफ में देखोगे ना, तो अपने अशोक गार्डन में जो रायसेन रोड है ना, अगर रायसेन रोड पे गए होगे, तो वो वाला जो रोड है वो नेशनल हाईवे 86 कहलाता है, रायसेन वाला रोड, है ना। अभी हालत बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई। नॉर्मली अब इंडिया भोपाल में जो है बाईपास का यूज किया जाता है। बाईपास क्या होते हैं? हाँ, बाईपास भी एक कॉमन टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। बाईपास होते हैं एक्चुअली जो नेशनल हाईवे होते हैं, जैसे अब जैसे मान लीजिए ये वाला हाईवे है, अपने भोपाल का ही उदाहरण लेते हैं। यदि आप भोपाल को देखोगे यहाँ पर, ये भोपाल यहाँ से जो है, भोपाल से जुड़ता हुआ इंदौर हाईवे है ना। यदि आप देखोगे तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो 86 हाईवे है ये भोपाल को यहाँ से इंदौर से जोड़ रहा है। तो बाईपास किसको बोलते हैं? ये भोपाल शहर में से गुजर रहा है, बिल्कुल। अब शहर में से गुजर रहा है तो गाड़ियों को निकलने के लिए जाहिर सी बात है ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है। सेम केस ब्यावरा से, जो शिवपुरी से जा रहा है भोपाल से, जो ये जबलपुर वाला हाईवे, 12 नंबर हाईवे, अगर भोपाल में से जाएंगे तो शहर का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो इससे, इस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए शहरों में क्या बना दिए जाते हैं? बाईपास बना दिए जाते हैं। बाईपास मतलब कि इस हाईवे का क्या करा जाएगा, यहाँ से एक ऐसा कर्व ले लिया जाएगा और इसको जो है वो इससे जोड़ दिया जाएगा, है ना। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ ताकि आप जो है वो देख सको। यहाँ पर इस चीज को, 86 से आते आते भोपाल शहर बीच में होगा, तो इसको इस तरह से जोड़ दिया जाएगा, और फिर उसके बाद इसको जो है वो इस तरह से जोड़ दिया जाएगा हाईवे से। तो होगा क्या,
आने वाले यात्री को इधर से ना जाते हुए बिल्कुल सीधा रास्ता हो जाएगा। यहाँ से अगर इस बार इधर जाना है तो इधर चल जाएगा, और अगर आगे जाना है तो इधर से होते हुए इधर आ जाएगा। मतलब भोपाल को बाईपास कर देगा ये रास्ता। बाईपास इसलिए बनाए जाते हैं, बहुत सारे आजकल बाईपास बनना जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। अगर आपको मैं भोपाल का मैप दिखाऊं, देखो ये सिंपल सी बात है जो कि आपको जो है पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप मैप पे देखेंगे, मैं मैप पे लगा दे रहा हूँ ताकि भोपाल का नक्शा देख सको आप। देखो इसको, अभी तो ये डिब्रूगढ़ खुला हुआ है। भोपाल, यहाँ पर आपको बाईपास क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए, ये देखो, यहाँ पर स्टेट हाईवेज भी दिए हुए हैं। नेशनल हाईवे जो है वो अलग रंग से दिए रहते हैं, देखो। देखो यहाँ पर, यार नेशनल हाईवे का पॉइंट क्यों नहीं दिखा रहा है? ये सब स्टेट हाईवे हैं, येलो कलर में दिख रहा है ना, ये सब स्टेट हाईवे हैं। नेशनल पार्क, यहाँ पर कोई सेटिंग आती है, 2 मिनट। 46 46 बड़ा करेंगे तब आएगा क्या? ये देखो, यहाँ पर एज 47 दिखा रहा है ना, एज 47। ये नेशनल हाईवे है, फिर यहाँ भोपाल का क्यों नहीं दिखा रहा है? चलो खैर, थोड़ा सा समझो। भोपाल से यहाँ देखो, ये वाला जो है हाईवे जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से। ये हाईवे आया है, 86A दिख तो रहा है यार। ये 86A आया है भोपाल से होता हुआ, फिर यहाँ से जो है वो मुड़ गया है। और यही रास्ता जो है यहाँ इधर से जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप रियल में देखोगे तो यहाँ देखो कि भोपाल का बाईपास बना हुआ है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अयोध्या बाईपास करके। तो ये देखो, यहाँ से ये रायसेन से आया, और यहाँ से आने के बाद हैवी व्हीकल्स को इधर से भोपाल को बाईपास करते हुए फिर यहाँ से जा सकते हैं, या फिर और आगे जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं। तो ये बाईपास का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। ये शहर को पूरी तरह से जो है वो क्रॉस नहीं कर, यहाँ से जाएंगे ना तो ट्रैफिक मिलेगा, पक्के में मिलेगा। इधर से होते हुए इधर से आएंगे, फिर उसके बाद इधर से ऐसे जाना पड़ेगा, पूरे भोपाल में से होकर जाना पड़ेगा, और ढेरों ट्रैफिक सिग्नल, ढेरों गाड़ियां, भयंकर गाड़ी ट्रैफिक मिलने वाला है। तो यहाँ पर फिर शहरों में जो है बाईपास का यूज किया जाता है। दिल्ली का देखोगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा होने लगे हैं बाईपास। दिल्ली का और भी इंटरेस्टिंग है। दिल्ली में तो जो है वो गाड़ियों को देखो आप, चारों तरफ से है, बड़े बड़े बाईपास बना के रखे। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो यहाँ पर देख पाओगे, देखो पूरा चारों तरफ से घेरा घेरा हुआ है। येलो लाइन जो है वो बाईपास को दिखा रही है, पूरा घेरा हुआ है। तो दिल्ली में आपको एंटर ही नहीं करना, मेरठ से आ रहे होगे यहाँ से घुस जाओ, इस साइड जाना इधर चले जाओ, इस साइड जाना नीचे जाना, इधर से घूमकर नीचे पलवल की तरफ से नीचे हो जाओ। जहां भी जाना, अगर आप इस साइड से जा रहे हो उधर जाना है, तो आपको ऐसा घूम कर यहाँ से होते हुए इधर जाना पड़ेगा। तो आप दिल्ली के बीच में से ना जाकर साइड से जा रहे होगे। ऐसी सड़कों को जो कि शहर के ट्रैफिक से वाहनों को जाने से बचाती हैं, वो सड़कें बाईपास कहलाती हैं। वो सड़कें बाईपास कहलाती हैं, और बाईपास सड़कों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्रैफिक मैनेजमेंट में। ये बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना। तो हमारा जो है ये जो पोर्शन हो गया। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ, NH 44 की मतलब कुल दूरी कितनी हो सकती है? NH 44, यार हर एक हाईवे की अलग अलग है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ना पढ़कर ये देखो कि लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शायद आप जो बोल रहे हो वही है। जी हाँ, NH 44। NH 44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और ये 4112 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और ये वही रास्ता है अभी जो आपने देखा ना, जो सेंट्रल उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है।
इसको इस तरह से याद रखो कि भोपाल भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय वो है नेशनल हाईवे 44। और ये वही है, उत्तर दक्षिण गलियारा है जो सबसे बड़ा है ना। सबसे बड़ा हाईएस्ट है। और एक और नेशनल हाईवे के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, वो है नेशनल हाईवे नंबर 1। तो ये श्रीनगर वाला हाईवे है, नेशनल हाईवे 1। श्रीनगर को जो है वो दिल्ली से जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ता है, कंफर्म नहीं है। NH1 देखें, NH1, NH1। तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बस नहीं यार। नॉर्थ एंड, हाँ, नॉर्थ एंड अटारी पंजाब 22 किलोमीटर, हरियाणा में दिल्ली में है 18 किलोमीटर, हरियाणा में है, लेंथ 456 किलोमीटर है। तो ये नेशनल हाईवे 1 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शेर शाह सूरी मार्ग बोलते हैं इसको, शेर शाह सूरी मार्ग, हाँ ये भी बड़ा नाम, थोड़ा सा फेमस है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जीके के तौर पर है ना, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है ये, आपको पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए। और अम, मैंने वापस क्रोम ही खोल दिया, चलो वापस चैप्टर पर जा रहे हैं। ये क्या है? हाँ, PDF दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से। उम्म, तो ये हमारे प्रकार अभी दो प्रकार की हुई है, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका निर्माण कौन करता है? CPWD डिपार्टमेंट करता है। भाई साहब, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो इन नाम में इंटरेस्ट रख लो। आपका कोशिश होना चाहिए, अगर इनमें जॉब मिलती है या फिर अगर आपका इनमें इंटरेस्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। इनके बारे में पता होना, बहुत बड़ा संगठन है NHI, बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसमें वो कैसे कर जाते हैं। अच्छा, और इसमें जो है वो इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा भर्ती निकलती है, सिविल इंजीनियर्स अपने यहाँ जितने भी बनते हैं बहुत सारे इसमें भर्ती होते हैं। सेम एक और डिपार्टमेंट है, NHI तो है ही। NHI नॉर्मली ज्यादातर सड़कें बनाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। NHI भी बहुत सारी सड़कें बनाता है खुद से भी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी दी जाती है प्राइवेट कंपनीज को, है ना। बहुत बड़ा संगठन है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, और काम कभी कम नहीं होने वाला है NHI का। उसी तरह से CPWD, यहाँ पर जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं उसके लिए CPWD एक डिपार्टमेंट है। सेम केस यहाँ पर स्टेट PWD भी होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेंट्रल का अलग होता है और स्टेट का अलग अलग होता है। तो जो सेंट्रल का होता है उसको CPWD बोलते हैं, और जो स्टेट का होता है उसको हम सिंपल PWD के नाम से जानते हैं। दोनों में ही जबरदस्त, अच्छा ज्यादातर बच्चे, बुरा न मत मानना, लेकिन ज्यादातर बच्चे इन इन ऑफिस में जाना चाहते हैं, क्योंकि 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 अच्छा खासा ऊपरी कमाई होती है। अगर आप PWD में एक सिंपल सेक्शन ऑफिसर भी हैं, शायद मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने खट्टा मीठा मूवी देखी है। उसमें आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार एक सड़क बनाता है प्राइवेट बिल्डर के तौर पर, और जो है वो एक जो इंजीनियर आते हैं वो उसकी खुदाई करना चेक करते हैं कि भाई पुल की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। और एक एक बार उसी में ही जो है इंजीनियर की करतूतों के कारण से पुल गिर जाता है, तो कैसे वो दबाते हैं उस बात को। तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है, ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा होती है। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट पर जो है 1-2%, अगर 1-2% बहुत हो जाता है, क्योंकि हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसका 1-2% भी मिल जाता है तो मकसद, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमसे कि तुम भ्रष्टाचार करना है वहां पर जाकर, लेकिन तुम्हारे हाथ में ऐसी कमांड होगी जो आप पूरा सड़कों का नेटवर्क देख रहे होगे। CPWD पूरा नेटवर्क नहीं, मतलब आप उसमें सहयोग कर रहे हो एक संगठन में जो कि सड़कों का निर्माण करता है, उसका मेंटेनेंस लगातार करता रहता है। बहुत बहुत बड़ा संगठन है, और अच्छी खासी पेइंग जॉब होती है। कैसे जॉब लगती है, कैरियर ओरिएंटेड क्लासेस में देखेंगे, जब भी आपसे बात करेंगे उसमें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो CPWD होते हैं, निर्माण करते हैं, ये उसका नाम है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का, CPWD। और ये जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करते हैं, नेशनल हाईवेज बनाते हैं। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से नाम से जाना जाता है। मेरे को तो पता चला था कि चलो, मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं गर्ल्स को एंटर करने दूं क्लास में, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बच्चों ने सॉरी बोला और उसके कारण से दिल पिघल गया। क्योंकि मेरा कहीं से कहीं हद तक मतलब नहीं होता है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं या फिर बच्चों का कुछ भी हद तक नुकसान करूं।
बातें तो इतनी सारी सुनने मिली हैं कि क्या ही बताऊं। एक और बात है, गर्ल्स के लिए स्पेशल है। बॉयज से मैंने वो शेयर नहीं करी, लेकिन ठीक है। मैंने कुछ बच्चों से जानना चाहा था कि मैं देखता हूँ कि जो बच्चे सर के पास कोचिंग जा रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है मेरे प्रति, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनसे बोला कि आप एक काम करो, मुझे मालूम है कि सर के यहाँ 3 टेस्ट पेपर की वो होती है, सीरीज होती है। तो मैंने बोला एक बार पूछ के आओ कि पूछोगे पेपर मिलते हैं कि नहीं मिलते आप। तो गर्ल्स का रिएक्शन था कि सर ने मना किया है, या फिर पेपर हुए नहीं है, या फिर आंखें चुरा लेना वगैरह वगैरह, वो रिप्लाई मुझे मिला। फिर मालूम अंदर से ऐसा गुस्सा आई मुझे, अरे भाड़ में गए, मेरे को पेपर से कोई मतलब नहीं था, मेरे को मतलब था आपका मेरे प्रति कितना सपोर्ट है, आपका मेरे प्रति कितना समर्पण है। और वो देखने को मिल गया मुझे। भाड़ में गए पेपर, कोई एक टीचर मेरे भैया ने, मतलब मेरे भाई ने मेरे को ऐसा सिखाया, मेरे को भैया की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। मैं 12th के बच्चों को बोलता था कि आप एक ही सर के पास केमिस्ट्री की कोचिंग जाओ, एक ही सर के पास केमिस्ट्री की कोचिंग जाओ। भैया ने एक बार मेरे से बात बोली थी, वो तुझे मतलब एक टीचर के पास जाने को बोल रहा है जिसके पास बच्चों को, क्या वो भगवान है? क्या वो जो भी पढ़ा देता है बस वही एग्जाम में आ जाता है? क्या वो सब कुछ पूरा सब कुछ जानता है वो? कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो कि सब कुछ जानता है। अगर आपके पास कोई टेस्ट पेपर है, या फिर आपके पास कोई ऐसी वो है जिस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जिसके कारण से आप पढ़ सकते हो, यकीन मानो वो केवल हेल्प ही कर सकता है। और यदि वो आप शेयर कर भी दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है वो उस टेस्ट सीरीज से पूरा 100% आ जाएगा। गुस्सा तो इतनी आई थी कि बता नहीं सकता, और अभी भी आ रही है। मेरे को टेस्ट पेपर चाहिए नहीं था, मेरे को तो केवल ये देखना था कि आपका मेरे प्रति भाव कैसा है। क्या ऐसा लगता है कि आपको मेरी वैल्यू है कि नहीं है? उसमें से ही कुछ कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि भैया को पढ़ाना नहीं आता, भैया का पढ़ाया समझ में नहीं आता, या फिर भैया क्या पढ़ाते हैं, भैया का पढ़ाना जरूरी थोड़ी ना है, या फिर ऑनलाइन क्लास में क्या ही ऐसा होता है। मुझे किसी ने बोला नहीं, देखो मैं किसी पे बिलीव भी नहीं करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार का एटीट्यूड आप रखते हो क्लास में मेरे प्रति, उसको मैंने एक एक नजरिए में समझ लिया। लेकिन मैं निरा मूर्ख हूँ, उसके बाद भी मुझे मालूम है कि मेरे पास नहीं है नॉलेज, मैं मानता हूँ नहीं है। ना मेरे को पढ़ाने का कोई तरीका है ना कुछ है। मैं 6 साल से पागलों की तरह फालतू में जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, फालतू में। मेरे पास जितना नॉलेज है उतना मैं बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और खुद के लिए नहीं सोच रहा हूँ कि उसके बाद भी अगर ऐसा बिहेव होता है ना जब मेरे साथ, तो फिर ना कहीं ना बहुत बहुत ज्यादा डीप लगती है वो बात, कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे अगर ये सुनने को मिले कि उनको तो है ना उनको नहीं आता पढ़ाना, या फिर मेरे को समझ में नहीं आता, जो भी शब्द रहे हो, जब वो व्यवहार में आता है ना, बड़ा ही बुरा लगता है। आपको अगर दो चार बच्चे ने जो स्कूल छोड़ा और आपको अगर उन्होंने कुछ बातें बोली कि भैया मतलब हम जब तक स्कूल में थे जब तक तो हमारी बात सुनते थे, और जैसे ही हम स्कूल छोड़े तो हमारी बात करना हमसे बंद, किसने बोला बात करना बंद कर दी? अभी भी जितने बच्चे स्कूल से निकले हुए हैं बाकायदा सबसे बात होती है, केवल और केवल 3 बच्चों को छोड़कर। और 3 बच्चों को क्यों छोड़ा गया है? क्योंकि उन्होंने एक राजनीति खेली, उन्होंने एक पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली जबरन में। वो पॉलिटिक्स काय के प्रति थी? स्कूल के विरोध के पक्ष में थी। केवल उन 3 बच्चों से बात नहीं होती है, चाहे इस साल के हों चाहे पिछले साल के बच्चे हों। यदि आप मेरे, जाहिर सी बात है, आप मेरे साथ जुड़कर मेरी जड़ें काटोगे, तो मैं पृथ्वीराज चौहान नहीं हूँ जो 16 बार जो मोहम्मद गौरी को हारने के बाद, उससे हारने के बाद 17वीं बार जो है खुद हार जाता है। मैं नहीं हूँ उतना महान कि मैं आपको छोड़ दूंगा। तो 2-3 बच्चों से बात नहीं होती क्योंकि उन्होंने मेरी जड़ें काटने की कोशिश करी, स्कूल के खिलाफ काम किया। वो सर के साथ बैठकर दूसरे बच्चों को जो है बाल भारती में, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन दूसरे स्कूल में जो है वो जबरदस्ती उनको जो है बहला फुसला कर जो लेके गए। केवल उन बच्चों से बात नहीं होती, और आप उन बच्चों से मेरी बुराई सुनकर मेरी बुराई कर रहे हो। गलत हो आप, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ। लेकिन मैं मूर्ख हूँ, मैं तो भाई मैंने पहले भी बोला क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं मूर्ख हूँ। मैं
उन बच्चों को जो है वो केवल उनके लिए प्रे ही कर सकता हूँ कि भाई वो मैंने कोट भी शायद कुछ हद तक उसी से रिलेट करते हुए डाला था, आप लोगों ने अगर स्टेटस देखा होगा तो। मूर्ख बनाना आसान है इस दुनिया में, लेकिन उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, बहुत मुश्किल है सच में। वो नहीं समझ में आएगी किसी को भी, वक्त आने पर ही समझ में आएगी। खैर, मैं फिर से मैंने बोला ना, मेरे को आज बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जो भी चीज़ें हुई हैं स्कूल में। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है ना, वो मैंने हर बार बोला है, मैं वो चीज़ महसूस भी करता हूँ। हमने कभी भी सेक्रीफाइस को टाइम पर नहीं पहचाना, हम इंडियंस की खासियत वो है, कमजोरी है वो चीज़, कभी भी नहीं पहचाना। और वही हो रहा है, मुझे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो तीन बच्चे हैं तो होने दो, हर बार ही होते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ होते हैं। आप अपनी जगह खुश रहो। अगर आपको ऐसा लगता है उसके कि मेरे को मेरे से मतलब मेरे को नहीं आना पढ़ाना, या फिर मेरे पास नॉलेज नहीं है, या फिर कहीं हद तक कुछ भी मैं अपने फायदे के लिए कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको लगता है, आपको लगता रहे। मेरा जितना दायित्व है मैं उतना निभाऊंगा, लास्ट टाइम तक निभाऊंगा। एग्जाम एग्जाम के बाद फिर आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूंगा। वो तो जाहिर सी बात है ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग आगे जाकर दूसरे राजमार्गों से जुड़ जुड़ जाते हैं, उसी तरह से हमारी डेस्टिनी भी होती है, हम भी जुड़ जाएंगे। हाँ, वो एक वो कहावत है, वो जब लास्ट क्लास होगी तब उसमें बोलेंगे, हर फेयरवेल में वाली लाइन जरूर बोली जाती है कि फिर किसी रास्ते पर मुलाकात होगी। रास्ते तो टूटेंगे ही, अच्छा है। तो इसलिए बस वही रास्तों को टूटते हुए देखना, वो जो फाइनल वो है ना, उसको नज़र में रखते हुए मैं सब चीज़ें दरकिनार करते हुए मैं अपना दायित्व पूरी तरह से निभाऊंगा। और जुड़े रहिए, जब तक हिम्मत है जब तक पढ़ा रहे हैं। कब हिम्मत टूट जाए उसके बाद आप तो जाहिर सी बात है अलग हो ही रहोगे, लेकिन मेरा जो है वो मन खिंच जाएगा, शायद बहुत सालों से खिंच ही रहा है, लेकिन हो सकता है और खिंच जाए। चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट। और नहीं सुनाऊंगा, अब जो है एक एक पोर्शन और बचा हुआ